कमलेश अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पांचों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम पांचों किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। देखना तुम सब, जब हम पांचों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेंगी तो कैसे वहाँ पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। ये तुम पांचों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम पांचों को हमेशा ये पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है? आप अच्छे से जानते हो ना, हम पांचों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगती हैं। अरे ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। अपनी माँ का गुस्सा देख वो पांचों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में पहुँचते ही सबकी नजर उन पांचों बहनों पर जाती है। जहाँ हर कोई पार्टी में साड़ी, लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, वहीं पांचों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही होती हैं। पार्टी में हर किसी की नजर उन पांचों बहनों पर ही होती है। उसी पार्टी में दया नाम की एक महिला भी होती है, जो उन पांचों को देखकर किसी से पूछती है, ये पांचों लड़कियां कौन हैं? दिखने में कितनी खूबसूरत हैं। अगर ये पांचों मेरे घर की बहुएं बन जाएं तो ईद का चांद उतर आए मेरे घर। ये हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां हैं, तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी कमलेश से बात करता है, जिसके बाद दया अपने पांचों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। कुछ दिनों में उन पांचों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन पांचों का शादी का जोड़ा आता है। देखो तो समधन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम पांचों के लिए। ओफो, लेकिन ये तो लहंगे हैं और हम पांचों को तो अपनी शादी में भी पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना ये लहंगा। तुम पांचों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हमें कुछ नहीं पता, आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं, हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम कभी शादी नहीं करेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। अपनी बेटी की जिद के आगे कमलेश भी घुटने टेक देती है और अपनी पांचों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवाती है। शादी वाले दिन पांचों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती हैं, जिसे देख सब उनकी सास से कहती हैं, ये क्या दया, तेरी बहुओं ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ तो क्या हुआ, पटियाला सूट ही तो पहना है, कोई मिनी स्कर्ट या फ्रॉक तो नहीं पहनी ना। शादी के बाद पांचों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी की रस्मों में सब थक जाती है, इसलिए दया अगले दिन उन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। अगली सुबह, ये लो बहुओं, आज शाम को तुम सब अपनी मुंह दिखाई में ये साड़ी पहनना, देखना इनमें तुम सब और भी सुंदर लगोगी। ये कहकर दया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देख उन पांचों का मुंह बन जाता है। क्या यार, मुझे तो नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। और क्या, कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया हम सब ने अपनी मुंह दिखाई के लिए। लेकिन माँ जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे हमें साड़ी पहननी नहीं आती। और फिर ये सूट भी तो ट्रेडिशनल सूट ही है। शाम को पांचों बहुएं अपने मायके से लाया हुआ पटियाला सूट ही पहनती हैं, जिसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। हे भगवान, दया की बहुओं को तो देखो, आज भी ये पटियाला सूट पहनकर बैठी हैं। ऊपर से या तो किसी की बाजू नहीं या किसी का गला इतना खुला, और सूट की लंबाई कितनी छोटी है, शुरू होते ही कुर्ती खत्म हो जाती है। सच में दया, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें ही पार कर दी। कितनी बेशर्म है ये सब तो। आंटी जी, आप हमें बेशर्म कह रही हैं। ढोल पर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर नाचने वाली वो जिसका ब्लाउज बहुत ही डीप था, वो आपकी बहू ही है ना? चुप कर, और कम से कम मेरी बहू साड़ी तो पहनती है। चलो सब यहाँ से, आई बड़ी है हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी दया की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती। ये सब देख अब कहीं न कहीं दया भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन, बहुओं, आज गांव से तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं, तो मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम पांचों साड़ी ही पहनना, नहीं तो बुआ सास को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो पांचों किसी की नहीं सुनती
और अब भी पटियाला सूट पहन कर ही घूमती हैं। शाम को जब बुआ सास आती है तो पांचों बहुएं पांव छूने के लिए झुकती है, जिससे उनका डीप गला नजर आता है और पटियाला की छोटी कुर्ती और भी ऊपर हो जाती है। उन पांचों को ऐसे देख बुआ सास को बहुत गुस्सा आता है। छी छी छी, दया तेरी बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। तू तो गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी, लेकिन लगता है अब तुझ पर भी शहरी रंग चढ़ गया है जो अपनी बहुओं को कुछ कह नहीं रही। तू भी अब इनकी तरह बेशर्म हो गई है क्या। अपनी ननद से इतनी बातें सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी ननद भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसकी पांचों बहुएं आपस में, आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने का मेरे पास एक आइडिया है, सब इधर आओ। किंजल उन सबके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी सास की मुंह दिखाई पर दी हुई साड़ी पहनती हैं और दया और बुआ सास के पास चाय और पकौड़े बनाकर लेकर जाती हैं। अपनी पांचों बहुओं को इस रूप में देख वो दोनों बड़ी खुश होती हैं। अब वो पांचों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती, जिससे वो पांचों तो खुश थी ही, साथ में उनकी माँ और सास दया भी। निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हूँ। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी, जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं। आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी। मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजीव ठीक कह रहे हैं। एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है। एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए। अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से ला कर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है, तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए।
पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं ये सब लड़ाइयां करने की। रेखा की सास निर्मला देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजीव गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने, अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है। मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं और मेरे परिवार वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। ये बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले गुस्से से भरा हुआ बता रहा हूँ। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो। अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। रहना तुम अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। मनोरमा बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए और इस बुढ़े के कुछ सालों में मरने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस बुढ़े और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग रेखा अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। रेखा ने चोरी छुपे मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी करके लाए हो, वो आपकी पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बाबूजी। इस परिवार को बर्बाद होने से अब आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कुछ नहीं है। रेखा की चाल कामयाब रही। उसके ससुर को अक्ल आ गई और उसने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल की आंखों पर से मनोरमा के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज निर्मला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी, तो वो अपनी बहू रेखा की वजह से। रेखा ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया।